faculty and very famous, very popular, very respected faculty we have today. Sir, ज़्यादा समय न गवाते हुए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि kindly you start your today's discourse, please. Dr. Johari Lal ji, sir. बंद नोड ऐसे इष्ट जन प्रोग्राम. Sir. थैंक यू. आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय भीम. I feel very happy and feel proud that Mr. Jagesh and his team has invited me to share some of my experiences and also to get connected to some of my old friends and colleagues. I really feel very much delighted to be with you. I was feeling a little embarrassed, uncomfortable when Jagesh ji was reading the details, which I have forgotten what I have contributed. While he was reading, I was reminding of the incident. Swami राम तीर्थ का नाम आपने सुना कि नहीं सुना, लेकिन स्वामी विवेकानंद के बाद he was the second hermit to go to USA. And in USA वो 1900 से 1902 तक रहे, 2 साल रहे. And he was allowed to preach in the churches. बड़ा 2 साल का उनकी बड़ी लंबी कहानी है. उनको 18 यूनिवर्सिटीज ने PhD दी. And he was the guest of the Roosevelt, उसमें प्रेसिडेंट थे. और जब वो वापस आ रहे थे तो उन्होंने सारे की सारी डिग्रियां हैं वो समुद्र में फेंक दी. सो फ्रेंड्स, जब हम थे जो भी कुछ हो सकता था वो किया. अभी तो सब वो यादगारें रह गई हैं. और फ्रेंड्स, जो चीजें मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, it is only for the purpose of inspiring, motivating, and not to equalizing myself कि मैंने बहुत बड़ा काम किए, बहुत तीर मारे, ऐसा कुछ नहीं है. I was जो हम पहली पीढ़ी के लोग हैं और पहली पीढ़ी के लोग हैं, उनको काफी संघर्ष करना पड़ा ऊपर आने तक. Like many of the first generation, I was born in a village. बहुत ही बैकवर्ड गांव था हमारा. और वहाँ पर कोई साधन नहीं थे. सो जैसे कि गांव में होता है वैसे पढ़ाई हुई. हमको जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए करीबन 8 किलोमीटर जाना पड़ता था. एंड हमारे पूरे जनरेशन में कोई भी स्कूल नहीं गया था. So I was the first to go to school. हो सकता है क्योंकि मैं सबसे छोटा था तो माँ बाप ने सोचा भाई इसको पढ़ा दें. और जब 6th क्लास का आया तो स्कूल में तो था ही नहीं, गाँव में स्कूल नहीं था. तो I have to travel about 8 किलोमीटर डेली, करीबन 16-17 किलोमीटर हमको आना जाना पड़ता था. तो इस तरह से हमने 8वां पास किया. और 9th के लिए कोई आसपास में जगह नहीं थी, तो करीबन 30 किलोमीटर 2 नदी पार करने के बाद वहाँ पर हम, एक छोटा सा शहर था, तो वहाँ पर हम गए. और जैसा कि होता है हम लोगों के साथ जो फर्स्ट जनरेशन की, कि हम लोग खाना बनाते थे, खुद ही बर्तन धोते थे और फिर स्कूल में पढ़ने जाते थे. और उसमें को गाँव से आए थे तो उसमें पैर में चप्पल भी नहीं होती थी, जूता भी पहनना जरूरी होता है, जानते ही नहीं थे. तो करीबन 4 साल हम वहाँ पर हाई स्कूल एंटर किया. हाई स्कूल का ऐसा हुआ कि जब रिजल्ट देने गए तो देखा हमारा तो नाम ही नहीं कहीं है. 3 बार देखा. और जो फर्स्ट डिवीजन का तो उसमें हम देख ही नहीं रहे थे. तो किसी साथी ने कहा रहा तो ऊपर से देखो. तो दिस हाउ इट गॉट. फ्रेंड्स, उस जगह से निकल करके बरेली कॉलेज में गया. एंड इट्स सो हैपेंड कि जब मैं बरेली कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू सिक्योर सो मेनी मार्क्स. तो उसमें 3 स्कॉलरशिप मिले थे. एक तो मेरिट स्कॉलरशिप था
और एक यूनिवर्सिटी की बर्सरी हुआ करती थी, वो मुझे मिली थी, और एक अपना शेड्यूल कास्ट का स्कॉलरशिप था, 3 स्कॉलरशिप मिले थे। एंड देन इन ग्रेजुएशन में आई वाज द गोल्ड मेडल, आई गॉट द गोल्ड मेडल, और उसमें जो सीएम थे आके थे, उन्होंने हमको अवार्ड वगैरह दिया था। सो दिस हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड केम टू, बड़ी लंबी स्टोरीज है। somehow I came to दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया। अब कहाँ, बरेली कॉलेज में तो बहुत तेज थे, यहाँ तो इंग्लिश लिटरेचर में हमने एडमिशन लिया। यहाँ तो सारे पब्लिक स्कूल के पढ़ने वाले थे, थोड़ा शुरू से काफी दिक्कत हुई कि सब तो बड़े फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे थे। हम लोग थोड़ा इंग्लिश लिखने में था, लेकिन पढ़ने का तो कभी अभ्यास नहीं था। तो समहाउ आई पास्ड, हमने प्रीवियस किया, लेकिन आर्थिक प्रॉब्लम आ गई तो आई कुडंट कंप्लीट माय फाइनल। लेकिन देन आई ट्राइड फॉर अ जॉब, सो गॉड विलिंग विदिन हमको 3-4 महीने में जॉब मिल गया। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 22। 1965 में आई गॉट अ जॉब विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट स्टेज में पहली बार एयर कंडीशन बिल्डिंग थी, वहां बैठते थे, बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था। लेकिन मैंने कुछ सोचा कि भाई कुछ आगे बढ़ना चाहिए। So then I appeared for some examination, and 1970 I was selected as management trainee. 70 में इसका management trainee select हुआ by the company known as National Mineral Development Corporation. ये लोग आयरन ओर और डायमंड निकालते हैं। तो it was a big decision for me कि एक दिल्ली छोड़ना, एयर कंडीशन बिल्डिंग छोड़ना, और एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट पे जाना, क्योंकि उस समय पे नहीं देते थे, स्टाइपेंड देते थे, और जो स्टाइपेंड था तो वो भी हमारा सैलरी जो मिली थी उससे बहुत कम था। एंड बाय दैट टाइम आई वाज मैरिड एंड हैविंग वन डॉटर। सो माय फैमिली सपोर्टेड मी कि भाई नहीं, आपका सिलेक्शन हो गया, यू मस्ट गो। सो आई हैड गॉन फॉर ट्रेनिंग फॉर वन ईयर। आई वर्क इन बेलाडेला, जो कि दंतेवाड़ा एक एरिया है, न्यूज में आता रहता है। तो मैं दंतेवाड़ा एरिया में थे, और वहाँ से देन केम टू हैदराबाद। 4 साल हैदराबाद में रहा, और देन आई वाज भी जो चीफ हमारे पर्सनल ऑफिसर थे, उनका मैं जस्ट लाइक वर्किंग एज ए पीएस, उन्होंने मुझे प्रमोशन दे करके ये बिहार में भेज दिया। अभी तो झारखंड हो गया है, और बिहार में बड़ा जंगल इलाका था, सारंगा फॉरेस्ट में आयरन ओर का था। तो बड़ा तकलीफ हुई कि भाई अब तो जो सीपीओ के साथ में काम कर रहे हैं और मेरा का ट्रांसफर निकल गया। लेकिन ऐसा है कि मेनी टाइम्स इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो 4 साल हमने जो वहाँ पर बिहार में बिताए, तो दैट वाज टर्निंग पॉइंट फॉर मी, एंड आई वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, IR, सिक्योरिटी, एवरीथिंग। आई वाज जस्ट नेक्स्ट टू द जनरल मैनेजर वहाँ पर। बहुत सारे वहाँ के 4 महीने के बड़े किस्से हैं। 2 चीजें बड़ी जो भी याद है कि वहाँ पर, क्योंकि पूरा आदिवासी एरिया था, और वहाँ क्या होता है कि जो लोग कोई लोग बिहार के, प्लीज डोंट माइंड, तो वो क्या करते हैं कि अपने नॉर्थ बिहार से उनको ला करके वहाँ पर अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो लोकल लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, तो उनको नौकरी नहीं मिल पाती थी। देन आई मेड ए पॉइंट कि जो लोकल आदमी है, तो हमने लोकल वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करवाया, और जो लोकल लोग थे उनको लिया। उसमें हमने करीबन 4 साल में वहाँ पर करीबन 300-400 लोगों को दिया, और सारे लोकल लोगों को दिया था। और एक बार ऐसा हुआ था कि एक बात है, करेज एंड कन्विक्शन। आई वाज वेरी यंग, तो ट्रेड यूनियन के लोग फास्ट कर रहे थे, और वहाँ पर आदिवासी एरिया था, करीबन 200 लंच का टाइम था, 200 आदिवासी तीर कमान लेकर के आ गए। मैं लंच करने आया हुआ था, मेरे पास फोन आया कि आदिवासी आए हुए हैं, और जो लोग फास्ट कर रहे थे 6-7 लोग, उनको उठा के ले जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँ, वहां पर हमारा पुलिस स्टेशन था, उनको फोन किया, वो लोग भी आए। तो 200 लोग थे तीर कमान के लिए साथ में, तो हम भी उनके साथ चल दिए। जो हमारे करीबन 6 एम्प्लॉइज थे जो उनको लेके जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ ही चल दिया। और फिर हमने उनसे, जो हमारे एक सेक्शन ऑफिसर था, जो लोकल थे, तो उनसे हमने कहा कि भाई लोगों से बात करो, क्या प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, रास्ते से करीबन 2 किलोमीटर चलते रहे। कोई डर नहीं लगा कि ठीक है, हम उनके साथ कहाँ जा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारे अपने लोग जा रहे थे।
तो पता लगा कि भाई उनको किसी ने बता दिया कि जो लोग अनशन कर रहे हैं लोकल आदमियों के खिलाफ में कर रहे हैं कि भाई लोकल आदमियों को, आदिवासियों को एम्प्लॉयमेंट नहीं। बड़ी मुश्किल से उसको इसका साथ ऐसा कि 4 साल के वहाँ पर बहुत सारी कहानियां हैं हमारी। इसके बाद मैं केम बैक टू दिल्ली, करीबन जंगल में रहते काफी दिन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पर इससे पहले मैं 1 साल वहाँ पर बकौर स्टील प्लांट में मेरा सेल के अंदर रहा था। तो माई सर्विस ट्रांसफर टू सेल बकौर स्टील प्लांट। तो 78 में मैं करीबन मैं दिल्ली में आ गया एज ए पर्सनल मैनेजर विद नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। तो यहाँ भी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एज ए प्रोफेशनल टू गेट अपॉइंटेड। तो 3 साल में बहुत सारे हमने काम किए, लेकिन 2 चीजें हमको भी याद है कि जो हमारा CMD था, आई वॉज वेरी मच हैप्पी विद मी, और उन्होंने 2 साल में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया, और इसके बाद वो रिटायर होकर चले गए। इसके बाद दूसरा IAS एक आए थे चेयरमैन। सब जगह लोग होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होती है। उन्होंने कहा कि देखो भाई आदमी तो अभी आया है और इस कैटेगरी का आदमी है, और जबकि जो जिन्होंने हमको प्रमोशन दिया था वो ब्राह्मण थे, तमिलनाडु के थे। तो somehow लोगों ने प्रिवेल अपॉन किया, then he demoted me. I was very much hurt कि भाई प्रमोशन दिया, इस डिमोट कर दिया। then I took up with the कमीशन, और कमीशन से वाली इंस्ट्रक्शन पास हुआ, और उन्होंने कैसे किया। तो मीन टाइम में then I got appointment with ONGC. I left it. एक इंसिडेंट और बताना चाहता हूँ। जब मैं बरेली कॉलेज में पढ़ रहा था, तो I was living in with the hostel, जनरल हॉस्टल होता है। तो हमारे यूपी में आई डोंट नो कि दूसरे स्टेट में क्या है कि जो शेड्यूल कास्ट के अलग से हरिजन हॉस्टल होते हैं। आई नेवर स्टेड, वो जनरल हॉस्टल में रहा। तो क्योंकि हमारा साथ सब लोगों से बहुत अच्छा संबंध है, तो लेकिन जब हमारा आखिरी करीबन 2-3 महीने रहे थे, तो मेरे कोई जानता था, हमारे अपने इलाके का रहने वाला था, त्रिपाठी। अच्छा, अरे तुम जो इस यहाँ पर किचन में कैसे खाना खा रहे हो? तो ही वांटेड टू क्रिएट स्टार्टअप प्रॉब्लम। सो समहाउ उसमें हमने कहा कि देखिए कि क्योंकि बड़ी इंसल्टिंग थी, एंड इट वाज विद मी ओनली, आई डिडंट वांट टू क्रिएट अ सीन इन द सेंस कि अगर हम एजुटेशन करेंगे, कुछ करेंगे, इट विल अफेक्ट माई हमारे जो स्टडीज हैं, वो पढ़ाई हमारी खत्म हो जाएगी, उसको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो उस समय कोई ऐसा डिसीजन लेकर के देखिए कि बाबा साहब की एक चीज हमें याद थी, जब वो यहाँ पर स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, ही वाज स्टडिंग, और जो पढ़ाई कर रहे थे उनको काफी लोगों ने कहा कि काफी लोग हैं अपनी स्टडी छोड़ के आ गए थे, और उनसे कहा कि आप भी चलिए स्वतंत्रता संग्राम चलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आई हैव टू कंप्लीट माई स्टडी, जो हमारा अपना मिशन है वो पूरा करना है। कई बार है कि हमारा जो मिशन को हम कहीं भूल जाते हैं, तो कभी इमोशंस हो जाते हैं। तो दिस वाज वन इंसिडेंट, मेरे को और कोई इंसिडेंट याद नहीं है। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन का जब मैं NSIC में था, वो ऐसा इंसिडेंट याद हुआ। इसके बाद फ्रेंड्स 81 में आई ज्वाइन ONGC। ऐसा हालांकि वहाँ भी मेरा अपॉइंटमेंट जो सिलेक्शन हो गया था करीबन 6 महीने, एक्चुअली इंटरव्यू देकर भूल भी गया था। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, वो करीबन 9 महीने पहले इंटरव्यू के सिलेक्शन हो गया था। लेकिन एक गुट था जो नहीं चाहते थे कि वो उस समय E3 लेवल पे थे, और मेरा E4 पे सिलेक्शन हो गया था। और बड़े पुराने लोग थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन लोगों ने उसको रोक के रखा जब तक कि उनका प्रमोशन नहीं हुआ। तो 6 महीने डिले किया, एंड आई गॉट माई अपॉइंटमेंट लेटर इन माई डॉट। तो देन आई वाज पोस्टेड टू बॉम्बे, और बड़ा जानबूझ करके मेरे को बॉम्बे में पोस्ट किया कि अगर देहरादून में पोस्ट करेंगे तो जो लोग हैं इनकी एक चौकड़ी है, तो हमको ये प्रॉस्पर होने नहीं देंगे। तो आई वाज पोस्टेड विद वेरी एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर धिंगरा। तो धिंगरा साहब के साथ में वहाँ पर रहा, और जो लोग बॉम्बे के हैं उनको मालूम है कि करीबन 4 साल में रहा। बहुत सारी यादगारें हैं बॉम्बे की। 2-3 चीजों में बताना चाहूंगा। एक तो जो उड़ान और पनवल एरिया में जो लैंड ली गई थी, लैंड लूजर्स की बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, एंड आई टुक इट अप। तो उनके हर एक फैमिली के एक लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया। मैं वहां पर कई बार गया,
जिन लोगों के वहाँ पर घर गए तो उनके घर भी गया था। कुरान के हमारा मात्रे था, मात्रे के घर भी गया था। आई थिंक ही रिटायर्ड। सो आई saw to it कि at least one person from his family is appointed। तो उसमें कई मेरे का 200 से 250-300 लोगों का अपॉइंटमेंट उसमें हुआ। एक और चीज वहाँ पर ऑफिस स्पेस की प्रॉब्लम होती थी। दूसरी है कि अकोमोडेशन प्रॉब्लम होती थी, कॉलोनीज की बड़ी प्रॉब्लम थी। बहुत सारी स्टोरीज हैं। लेकिन ये कि जो बांद्रा की जो कॉलोनी बनी है उसकी भूमि पूजा हमारे समय में हुई थी। बांद्रा का जो ऑफिस है वो हमारे सामने बना हुआ था। बांद्रा उसमें बॉम्बे की जितनी भी कॉलोनीज हैं उससे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो आई यूज्ड टू विजिट ईस्ट कॉलोनी और हमने कमेटी वगैरह बनाई कि भाई क्या प्रॉब्लम से सामना। तो हमारा एक जो कंसर्न ये रहता था कि किस तरह से लोगों का सुख सुविधाएं दी जा सकती। एक चीज और हमको याद है कि आई थिंक इट वाज 1983, उसमें हमने 83 में कैंटीन में अम्बेडकर जयंती मनाई थी। वहां पर कोई स्पेस नहीं था। कैंटीन में मुश्किल से 25-30 लोग होंगे। वहां पर बैठ करके हमने अम्बेडकर जयंती मनाई थी। इसलिए बहुत सारी चीजें हम बता रहे हैं कि आज की जनरेशन है उनको सारा कुछ दे गॉट एवरीथिंग इन द प्लेट, और जो चीज प्लेट पे मिल जाती है तो उसकी अहमियत होती नहीं है। जिन लोगों ने संघर्ष किया, प्रयास किया, तो उन लोगों को सब लोग भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको बात बड़ी मेरे दिमाग में रही कि भाई किस तरह से इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर कोई ऐसा कोई सुविधा नहीं कि जहाँ पर कि बाबा साहब की हम जयंती मना सकें। देन आई केम टू 4 साल रहने के बाद वहाँ पर बहुत सारा आई लर्न अ लॉट इन बॉम्बे। आई पर्टिकुलरली आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू डॉक्टर A.K. मल्होत्रा, मेंबर ऑफशोर थे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। आई वॉज डायरेक्ट टच विद हिम। बहुत सारी स्टोरीज हैं सीखने के बारे में। लकीली 86 में 85 में मैं देहरादून आ गया 1 साल के लिए। और देहरादून की एक ही बात है जो कि बहुत लैंडमार्क है, वो है कि 85 में भारत सरकार के एक जियो आया था कि भाई कंपोनेंट प्लान बनाओ, कंपोनेंट प्लान फॉर द वेलफेयर ऑफ द SC/STs। अब वो मेरे पास आया तो हमने बड़ी मेहनत की, करीबन 3-4-5 महीने लगाए इसको बनाने में। और आई वॉज नॉट एबल टू गेट दी अप्रूवल। उसको कुछ पैसा फंड चाहिए था, फंड नहीं एलोकेट हुआ। नौलखा साहब थे, नौलखा साहब के घर पे गया, उनको दिखाया कि साहब कुछ भारत सरकार का है तो कुछ न कुछ तो उसको फंड आपको एग्री कीजिए। तो आई रिमेंबर आई थिंक 6.25 lakhs जो 85 में जो कंपोनेंट प्लान था तो उसमें करीबन 6 लाख रुपए, 6.25 लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन किया। तो फ्रांस देखिए कि इतनी पब्लिक सेक्टर है, इतनी महात्मा कंपनीज है, नवरत्ना कंपनीज है, कितनी कंपनीज में कंपोनेंट प्लान चल रहा है। कंपोनेंट प्लान जो शुरुआत हुआ एंड स्टिल कंटिन्यू। तो ये एक हमारी यादगार है उस समय की। somehow I didn't like देहरादून। बाबूगिरी का काम था और हम लोग बड़े फील्ड के आदमी रहे, तो फील्ड के लोग हमको फील्ड में अच्छा लगता है। प्रॉब्लम जहाँ होती है वहीं पर फेस करने में अच्छा लगता है। एक चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो लोग मेहनत करने से थोड़ा कतराते हैं, डिफिकल्ट एरिया में जाके कतराते हैं। और मैंने जो कुछ जीवन में सीखा, डिफिकल्ट एरिया में काम करके सीखा। आदिवासियों के साथ में काम किया, डिफिकल्ट सिचुएशन में काम किया, और वहां से एक पक्का होकर के, जैसे कि जो सोना है आग में डालो तो तब करके निकलता है। तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन में जाएंगे, प्रॉब्लम से काम करेंगे, डिफिकल्ट जो बॉसेस के साथ काम करेंगे तो आप पक्के निकल के आएंगे, तो आपको कोई परेशानी आगे चलकर नहीं होगी। तो मेरी जो पूरी जो ग्राउंडिंग है पर्सनल की और IR की जो ग्राउंडिंग है, पूरा जो वर्किंग इन डिफिकल्ट एरियाज में। तो हम करीबन 3 साल 86 to 89 3 साल में मद्रास में रहा, चेन्नई हो गया। वहां पर KG कावेरी प्रोजेक्ट हमारे अंदर थे।
बहुत सारी यादगारें हैं वहाँ की। एक यादगार मुझे याद आ रही है कि जो केजी में प्रोजेक्ट के जो वहाँ पर ऑफिस बना हुआ है, वहाँ की जो लैंड है वो जंगल था, और उस जंगल को मैं करीबन 3 बार गया, मैं देख करके आया, अंदर घूम करके आया। सो दिस लैंड वाज एक्वायर्ड ड्यूरिंग माय टाइम। कावेरी के जो भी ऑफिस वाला बना है वो लैंड वाला एक्वायर्ड। बहुत सारी चीजें हैं। एक हमने कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जीटी जो लोग आते हैं, जो भी इवन एचआर के लोग हैं, उसमें हमारे गोपीनाथ वगैरह सब लोग हमारे चेन्नई में काम करते थे। तो इन सबको हम फील्ड में लाके दिखाया कि भाई वो रिग क्या होती है, तो रिग ही नहीं देखी थी। अब ऑफिस में बैठ करके अगर फील्ड की इश्यूज के बारे में बात करेंगे और फील्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्या करें। फील्ड पार्टीज है, उनको हम फील्ड पार्टी में लेके गए, वहां पर कैसे काम होता है, बहुत सारी चीजें हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट फेज था वो 89 में आई अपेयर्ड फॉर द बोर्ड इंटरव्यू ऑल इंडिया का, एंड 89 में at the age of I think 46. At the age of 46, I was appointed as a director personnel. अब ऑफर तो अब आ गया मेरे पास। अब मैंने ज्वाइन नहीं किया, करीबन 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। और आजकल तो ऐसा होता है कि और जो ऑफर अपॉइंटमेंट मेरा डाक में आया था, और वो भी बड़ी कहानी है कि वहाँ पर जो हमारे उस समय के चेयरमैन थे ऑल इंडिया के, so he wanted to take some Assami person. Somehow they couldn't succeed, so perforce he has to take me. And after appointment आ गया तो हम ज्वाइन नहीं कर रहे। तो somehow this matter is to कर्नल वाई। कर्नल वाई ने मुझे देहरादून बुलाया, और जैसा उनका स्टाइल है, देखिए कर्नल वाई के साथ हमने करीबन 8 साल काम किया, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। And he was very thorough gentleman, professional leader थे। तो उन्होंने कहा, थैंक यू यंग मैन, वेरी गुड, आई एम डिलाइटेड you got selected as on the board of director. And I think I was the first person from OGC to go out on the board. Dina Ramchandra भी मेरे बाद में गई, so I was the first person to go out of OGC on the board. उन्होंने कहा, so then asked me, when are you going to join? I said, sir, I have not decided. What do you mean? You got the appointment as a director and they say you're not decided? What is your problem? I said, sir, मेरे तो OGC में तो सब जानते हैं, I have got my image, I have got my space. While India है तो एक तो आसाम में है, people don't know me, और how I should be able to make adjustment. तो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम है कि भाई we don't like come back. तो उसमें लियन का कोई प्रोविजन होता नहीं था। तो उन्होंने कहा, ऐसा मिस्टर मूलचंद हुआ करते थे, उन्होंने कहा इनकी फाइल जरा लेके आओ, and say that he is granted lian for 5 years, and if you don't like you come back to OGC. तो उसमें कोई प्रोविजन नहीं था लियन का। That is a leadership quality, मतलब out of way आप जाकर कोई काम करना। So this is how I went to All India. दो बातें और मैं कहना चाहता हूँ कि फ्रेंड, जब मैं OGC में बॉम्बे में आया था, तो अब OGC में तो कोई जानते ही नहीं था। You have to make your space, you have to make your acceptability, कि लोग आपको, कंपनी के लोग एक्सेप्ट करें, आपके कलीग एक्सेप्ट करें। So you have to have some qualities, how you make yourself acceptable. और उसमें होता है कि adjustment, how you make adjustment with the people, how you make adjustment situation. एक चीज है जीवन में आपने सीख ली, how to make adjustment, तो आपको दिक्कत नहीं होती। दूसरा एक इंसिडेंट और हुआ था कि within less than 3 years, I think 83 में इन्होंने एक पोस्ट निकाली थी, एडिशनल डायरेक्टर IR, and I applied it, and it was a general posting, and I was selected. करीबन 20 से कैंडिडेट थे, I was selected. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में less than 3 years में मेरा सिलेक्शन हो गया था। I think I was the only case जिनका कि less than 3 years में नेक्स्ट लेवल पे सिलेक्शन हो गया, प्रमोशन हो गया।
एंड हमारे साथ एक और महाराष्ट्र के थे, उन्होंने ज्वाइन किया था। ही वाज पोस्टेड टू आसाम एंड विद इन 3 years ही वाज सैक्ड। 3 चीजें जो चीजें हैं हमारे लोग और जनरल लोगों में प्रॉब्लम हो जाती है। एक प्रॉब्लम होती है कि पैसे, एक लालच आता है। हमारे भी लाइफ में बड़े लालच आया। हमारे पास पूरा रिक्रूटमेंट था, जब मैं एनएमडीसी में था, रिक्रूटमेंट हमारे पूरे पास था। 200-300 लोगों का क्या, कोई एक भी कोई कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं बॉम्बे में, तो उनको मालूम है यहाँ भी कितने लोगों का हमने अपॉइंटमेंट किया, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। वहाँ पर लोकाधिकार समिति थी, 3 MLC थे टाइम, जो ये जो पार्टी पावर में है, तो उसमें 3 MLC हुआ करते थे। तो उनका क्या होता था कि वो करीबन 200 आदमी को लेकर के जाते थे शिवसेना। तो 200 आदमी लेकर के जाते थे और ऑफिस में आकर के हल्ला बोल देते थे, टेरराइज करते थे और कहा कि भाई जो लोकल आदमी को लो। ऐसा हुआ कि ढींगरा साहब उसमें छुट्टी पर थे, 2 बार हमारे पास आए और करीबन 200 आदमी लेकर के आए। 3 MLC आए थे, मैं सीट में था, उसको डील कैटेगरी किया। एंड जब मैं 4 साल वहां पर रहा, आई नेवर फेस ए प्रॉब्लम। सब जगह कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमको 4 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक चीज हमारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक दुर्बल होते हैं पैसे के मामले में, कहीं ना कहीं लालच है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कि आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग, कहीं ना कहीं जो ड्रिंक है उसमें फंसा देते हैं, अपनी सेहत खराब कर देते हैं। तो आपको व्यसन लग गया, अब व्यसन लग गया तो आप क्या काम करें। तीसरा है कि somehow your inclination toward the sex, the fair sex है। तो 3-4 चीजें होती हैं जिसमें कि हमारे लोग थोड़ा कमजोर हो जाते हैं और जो दूसरे लोग हैं हमारी जो कमजोरी है पकड़ लेते हैं। और एक बार उनके पकड़ में कमजोरी आपकी आ गई तो आपको जैसा चाहे वो नचा लेते हैं। That's why I said you have to be strong, you have to be very very strong। तो आई विल जस्ट कम लास्ट में कि हमने क्या क्या जो हमारा मैसेज है, जस्ट लास्ट। सो फ्रेंड्स, मैं करीबन 3 साल वहां पर आसाम में रहा। एंड दैट टाइम 89 to 92 they have very strong hold as Assamese. It was known as Assamese company और I was the only person in the board from non-Assamese। हुआ क्या था, I was afraid, हमारे उससे पहली बार एक डायरेक्टर पर्सनल पॉइंट हुआ था, मिस्टर भाटिया, वो BHL से गए थे एंड विद इन 1 year उनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ एंड विद इन 1 year बस साइड। मेरे बड़ा डर लग रहा था। तो एनीवे मैं 3 साल रहा एंड क्रिएटेड हमारा अपना जो इम्पैक्ट है क्रिएट किया, एक्सेप्टेड बहुत सारी चीजें थी। बिकॉज बर्मा ऑयल कंपनी थी, इसका अपना कल्चर था, रूल्स रेगुलेशंस वहाँ थे नहीं। 3 साल में हमने बहुत सारे काम किए, तो आई विल नॉट एबल टू गो इन डिटेल। लेकिन एज लक वुड हैव इट, मैं 92 में अगेन आई केम बैक टू ओएनजीसी एज अ, और 92 से 2003 तक आप लोगों के साथ रहा। जो लोग हमारे उस समय ज्वाइन किए थे तो उन लोगों को सबको याद है कि भाई मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था, मैंने क्या किया। करीबन 4-5 चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक तो जैसे कि जागेश जी बता रहे थे, जब मैं आया तो मैंने देखा करे तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा बैकलॉग है। उसमें कम से कम 250-300 वैकेंसीज का SC/ST का बैकलॉग था। और हमने 92-93 में SRD स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव किया। 100, 100, 100, 150, 200 हमने करीबन 3-4, और करीबन उसमें हमने GTs के करीबन 300 से ऊपर, आई डोंट रिमेम्बर। तो जितने भी हमारा बैकलॉग था वो सारा भरा। जो लोग 92, 93, 94 में ज्वाइन करें, मोस्ट ऑफ द पीपल दे हैव कम बिकॉज़ ऑफ SRD। तो एक है, और हमने कुछ ऐसा नहीं किया, नॉट आउट ऑफ वे, क्योंकि जो भी भारत सरकार की जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके अंतर्गत हमने किया। दूसरा चीज की आई हैव बीन वेरी, क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, तो जो गरीब लोग हैं हमारे एम्प्लॉइज हैं, आई हैड वेरी सॉफ्ट कॉर्नर। तो उसमें क्या है कि हमारा जो आई गिव लॉट ऑफ, जैसे कि जो पे रिविजन वगैरह हुई,
वर्कर्स की हुई, ऑफिसर्स की हुई। तो जब तक मैं रहा हूँ तो ओएनजीसी वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्लीमेंट, तो पे रिविजन हम पहले करते थे और अधिक से अधिक देते थे। ऑफिसर्स का भी हम लोग करते थे, अदर्स दे यूज्ड टू फॉलो। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो वर्कर्स ऑफिसर्स का हुआ और देखा कि वर्कर्स को बेचारों को थोड़ा उनसे काफी कम मिला। तो आई वाज रियली एम्बैरेस्ड कि भाई यार इनको तो इनके साथ जाती हो गई। फ्रेंड्स, आई हैड गट्स टू गो टू द बोर्ड। जो आपका एक बार एलटीएस जो आपका लॉन्ग टर्म सेटलमेंट है हो गया है, तो ओपन करने का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बोर्ड से प्रूव होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आई हैड गट्स टू गो टू द बोर्ड और हमने कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ है एंड दिस वाज रीओपन और हमने उन सबको 2-2 इंक्रीमेंट दिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जागेश जी ने बताई। एक जो चीज है कि जो एसोसिएशन जो एक नींव है कि आप इस काम में कैसे हुए, कैसे इसकी नींव पड़ी। हमारे कुछ लोग हैं, उन्होंने बहुत सारा काम किया और दिल्ली में, देहरादून में एम आर सिंह साहब थे, उन लोगों ने काफी काम किया। और ज्ञान सिंह साहब अहमदाबाद में थे, उन्होंने काफी काम किया। लेकिन होता क्या है कि देखिए कि इफ यू नॉट इन द पावर यू कांट डू मच। अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं। कुर्सी पर बैठे हुए भी अगर इफ यू आर हैविंग गुड इक्वेशंस विद योर कलीग्स, इवन इफ यू आर इन द बोर्ड, अगर बोर्ड में आपकी अच्छी इक्वेशंस दूसरे डायरेक्टर से नहीं है, देन यू कांट डू इट। आपकी अच्छी इक्वेशन चेयरमैन के साथ नहीं है, यू कांट डू इट। एंड लकीली जब मैं 11 साल बोर्ड पे रहा, I had excellent equations with my colleagues. वो they all used to come to me, I used to go to them. हमारा कोई ईगो नहीं था और जब उनकी कोई इश्यूज होते थे वो हमसे करवाते थे, हमारे इशू होते थे करवाते थे, कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। And luckily had good chairman, बोरा साहब, बीसी बोरा साहब किसी जमाने में he was junior to me, जब मैं डायरेक्टर था he was a group general manager, और जब वो ओजीसी में आए थे become chairman, he is very sophisticated, very nice gentleman. He was privileged to work with me. 5 साल उनके साथ काम किया, उन्होंने हमको फ्री हैंड छोड़ दिया था। मांगली साहब हमारे कलीग थे, जब वो डायरेक्टर टेक्निकल हुआ करते थे, मैं डायरेक्टर पर्सनल हुआ, मेंबर टेक्निकल थे, मैं मेंबर पर्सनल था। आई हैड वेरी एक्सीलेंट रिपो विद हिम। तो जो भी हमारे चेयरमैन रहे हैं, इवन राहा साहब के साथ भी रहे, 2 साल काम रहे। जब मैं डायरेक्टर था तो वो E5 लेवल हुआ करते थे, E5 चीफ लेवल मैनेजर लेवल होते थे जब मैं डायरेक्टर था। तो जब हमारी मीटिंग हुआ करती थी तो अब नीचे बैठा करते, तो नेचुरली ही हैड लॉट ऑफ रिगार्ड्स, और उनको हमने ओएनजीसी में सेटल किया। ये लॉट ऑफ फियर्स कि भाई ओएनजीसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सेप्टेंस होगी कि नहीं होगा। आई टुक हिम टू वेरियस से रीजन्स एंड इंट्रोड्यूस्ड हिम। तो बहुत सारी, मैं एक कहने का मतलब है कि देखिए कि आप जहाँ पर बैठे हैं एंड इफ यू आर इन द पोजीशन ऑफ पावर, यू हैव टू हैव गुड रिलेशंस विद द पीपल, ओनली देन यू कैन गेट थिंग्स डन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो ओएनजीसी में जो एसोसिएशन है, इसको हमने कैसे बढ़ाया, देखिए कि ऐसा कि एक और चीज है कि आपका जो है दिल से, तो आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, आपका दिल उनके साथ है, लेकिन आपकी विजुअलिटी इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने धीरे धीरे क्या किया, बहुत सारे जो पावर्स हैं, एस्ट्रो पावर होता, एस्ट्रो को दिए, यूनियन को दी। अब एस्ट्रो यूनियन को जो भी फैसिलिटीज वगैरह दिए हैं, तो उनके साथ साथ हमने के जो एसोसिएशन उनको भी दिए, तो किसी को एतराज नहीं हुआ। अगर हम एसोसिएशन को ही पावर देते हैं तो काफी एतराज होता है। तो माइक बंद करा, माइक बंद करा। एक बैल some problem. Hello. Sir, you are mute.
Please unmute yourself. सर आपका म्यूट बंद है सर, अनम्यूट है सर, म्यूट म्यूट ऑन है सर, उसको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना, अनम्यूट। चेयरमैन साहब, जागीर जी प्लीज अनम्यूट माइक ऑफ डॉक्टर जवाहरीलाल। यस। Hello, I'm audible now? Yeah, sir. Should I continue? We are hearing. Yeah, please. So friends, मैं कह रहा था कि देखिए कि एक बैलेंस मेंटेन करने की बात है। तो जैसे कि जो सुविधाएं हमने एसटीओ की दी, ट्रेड यूनियन की दी, उसके साथ साथ जो एसोसिएशन को दी, पीरियडिकल मीटिंग है मैनेजमेंट की, उनके साथ दी, तो जो सुविधाएं जो हम दूसरे को देते रहे वो एसोसिएशन के साथ दी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी दैट ट्राई टू ब्रिंग एट पार, एक जो स्ट्रेचर था एसोसिएशन का, तो एक स्ट्रेचर को हमने आगे बढ़ाया। आई स्टिल रिमेम्बर कि हमारे लोग कहाँ 5 स्टार में कहाँ जाते थे। तो एक हमने मीटिंग रखी थी जोधपुर में, और जोधपुर में जो पैलेस है, महाराजा का पैलेस है, वहां पर हमने मीटिंग रखी थी, 3 दिन की मीटिंग। तो हमने कहा कि भाई ये लोग कहाँ 5 स्टार में, जब कि वो जमाना दूसरा जमाना था, आज से 20 साल पहले का। तो इस तरह से एक स्ट्रेचर दिया। अब दिक्कत है कि जो स्ट्रेचर हमने दिया था और उस स्ट्रेचर को आप लोग कहाँ तक लेके जा सकते, 3-4 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। पहली चीज है कि जो बाबा साहब ने बात कही थी कि अपने को मेक योरसेल्फ कॉम्पिटेंट। जनरल भाई साहब एक शेर बोला करते थे, कहते थे कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बता बंदे से तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने को बुलंद मीन्स अपने कॉम्पिटेंट करो। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि आप अपने को शिक्षित बनो। बाबा साहब ने पहले कोई एजुकेशन नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने अपना पढ़ाई पूरी नहीं करी। एंड ही वाज द हाईएस्ट एजुकेटेड पर्सन ऑफ हिज ओन टाइम। पहले अपने को क्या है कि कैपेबल बनाओ, अपने को मजबूत बनाओ। आप लड़ने तो चल दिए, लेकिन आप में ताकत नहीं है तो क्या होगा, आप लड़ नहीं पाए। पहले आपको हर तरह से अपने को मजबूत करो, कॉम्पिटेंट करो। हमारे यहाँ क्या कि देखिए कि दूसरे लोगों की मानसिकता है, उस मानसिकता को कैसे चेंज कर सकते हैं? जो लोगों के अंदर मानसिकता है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? चेंज करने का एक ही तरीका है कि आप अपने व्यवहार से, यू कैन चेंज पीपल विद योर ओन बिहेवियर। आप अपने आपकी जो कॉम्पिटेंस है उसी से आप लोगों को बदल सकते हैं। और कितना, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई आपको लोग जो दूसरे लोग हैं वो ए का काम करेंगे तो उनको A+ मिल जाएगा, आप A+ का काम करेंगे तो आपको मुश्किल से A मिलेगा। उस ऐसा काम करो कि आपको कितना भी गिराएंगे, इतना गिराएं कि भाई उस लेवल पे रखें। पहली बात ये चीज है। दूसरा ये है कि हमारे लोग काफी दूसरों से मिलने में काफी शाही। मेरा मानना है कि जो जिस लेवल पर है आपका बास है, तो उसके बास और उसके बास आपके कम से कम 2 बास ऊपर के आपको जाने हैं। आप अपनी पहचान इतनी बढ़ाएं कि कम से कम 2 लेवल के आपके लोग जाए। एक साहब बात कर रहे थे कि भाई हमारे बोर्ड लेवल में लोग, देखिए हिंदुस्तान की एक ही एग्जाम्पल है कि ONGC है,
जहाँ की एक टाइम 2 बोर्ड के डायरेक्टर थे, वो ऐसी कहीं मिलेगी नहीं। अभी तो एक भी नहीं होता। मैं पूछ रहा था ऐसा भाई ये बताओ कि आपके एलिजिबल कितने होते हैं? जो डायरेक्टर के इंटरव्यू पे जाते हैं 20 लोगों को बुलाते हैं, 20 लोगों में आपकी ऐसे हिस्ट्री कितने लोग होते हैं? तो पहले जो फीडर कैडर है उस फीडर कैडर को तो बढ़े, हमारा फीडर कैडर नहीं होता है। यहाँ तो तभी देखिए लोग ईडी तक जा सकते हैं। जो भारत सरकार में तो ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर ले जाने में बड़ा दिक्कत हो जाती है, पहले से मार्किंग शुरू हो जाती है। हमारी में मार्किंग होती है, वही है कि हम अपने को इस तरह से बनाए कि भाई कितनी मार्किंग करने, लेकिन दुनिया की ओर से हमें नहीं बना। यस, देखिए कि अगर सुगंध है, फिटो आपके अंदर अगर सुगंध है तो सुगंध है पहले ही, कितना रोकेंगे? आप कॉम्पिटेंट हैं तो कितना रोकेंगे? तो अपने को अपना कॉम्पिटेंट बनाए। और दूसरा है कि आपका जो एक्सेप्टेबिलिटी है, एक्सेप्टेबल है। तीसरी चीज हमारे लोग है लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। देखिए कि आपने काम निकालना है, आप अपना काम निकालिए। आपको कैसे मिलता है कि साम दाम दंड भेद, तो आप है कि बाबा साहब की जो तीसरी जो उन्होंने शिक्षा दी थी उसमें पहुंच जाते हैं, संघर्ष करो। अब जो पहली भूल जाते हैं कि आप शिक्षित बनो, संगठित हो, और वो तो हम कर नहीं पाते, संघर्ष में पहुंच जाते हैं। ठीक है, संघर्ष में ये देखिए अभी भी कमजोर है, ये लोग बहुत मेजॉरिटी में है, ये लोग यूनाइटेड हैं, हम यूनाइटेड नहीं है। हम क्या यूनाइटेड है क्या? हम लोग यूनाइटेड नहीं है। तो कम से कम अपने को कोशिश करें यूनाइट करके रखें। अब एसोसिएशन की बात कर रहे थे, देखिए कि काफी लोगों को पसंद नहीं आया कि हमारी जो एसोसिएशन स्ट्रांग होती जा रही है। इसको विभाजन करने की नींव डाली, कोशिश किया कि भाई इसको डिवाइड क्या कैसे, अच्छा भाई एसटी एसोसिएशन अलग बना दो, एक शेड्यूल कास्ट के एसोसिएशन हो कि एक शेड्यूल ट्राइब्स के एसोसिएशन हो। मेरे भाई हमने किया है तो बड़ा गजब वाली बात है, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया इन लोगों को। तो हमने फिर उसमें कहा कि भाई ऐसा कि एक आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ध्यान नहीं है 3 साल या 4 साल के बाद है, एक एसटी का भी प्रेसिडेंट होगा। तो एक उस तरह से हमने खत्म कराई, नहीं तो इसके उसी टाइम पर इसके विभाजन होता। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ लोग हैं इन द कोर्स ऑफ टाइम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए उस पोजीशन पे रहे, मैनेजमेंट से मिलते रहे, नॉट फॉर द कलेक्टिव गुड, लेकिन हमको अपना प्रमोशन मिल जाए, मेरी अपनी पोस्टिंग मिल जाए। उन्होंने क्या था भाई, तो एक आदमी चाह रहा है ठीक है कर दो, बाकी जो 20 लोगों का उसका क्या है जाना जरा। लोगों ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कुर्सी नहीं छोड़ी, चुनाव नहीं कराए, व्यक्तिगत फायदे के लिए कोशिश करते रहे, एक कम्युनिटी के लिए फाइट नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं धीरे धीरे जो एसोसिएशन में आ गई, उनको आप लोग आए हैं उसको दूर करना चाहिए। कौन सी कमियां आ गई हैं? एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। देखिए डेमोक्रेसी का जो बाबा साहब का हमको धन्यवाद देना है, हमारे दो प्रेसिडेंट अभी तक हो चुके हैं, और ये डेमोक्रेसी की वजह से। तो दूसरी चीज है कि हमने कहा था कंपोनेंट प्लान। अब कंपोनेंट प्लान में जो पैसा आपको मिल रहा है, अब मुझे पता लगा है कि काफी लोग हैं कंपोनेंट का पैसा है, वो जिसको पैसा दे रहे हैं उसी से पैसा ले रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं इस तरह, तो बड़ी मुश्किल से कैसे हमने बताया था कंपोनेंट शुरू किया, और आप देख लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंपोनेंट प्लान नहीं है। और बड़ी आप इस तरह से धोखाधड़ी करेंगे, एक दिन आएगा चलो इनको भाई इनको उससे डिप्राइव ऑफ दिस थिंग, आपको निकाल ही देंगे। अभी मैं देहरादून में बात कर रहा था, लास्ट ईयर का जो पूरा पैसा था खर्च ही नहीं हो पाया, आपस में झटते रहेंगे। तो ये चीजें हैं कि देखिए बहुत सारे लोग हैं, आपको देख रहे हैं कि किस तरह से इनको जो इनकी ताकत है इसको कमजोर किया जाए। तो 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज है कि जो हमने 93 में की थी, हमने कहा कि देखिए कि अपने लोगों को एक सुधारने की बात है, आप उनको टीचिंग से सुधार नहीं सकते। दूसरे लोगों को सुधारने की बात है तो उनको भी आपको टीचिंग से सुधार नहीं सकते।
तो एक हमने तरीका निकाला था 93 में, हमने एक ऑर्डर इशू किया था कि जो भी लोग विपासना ट्रेनिंग 10 दिन का जो प्रोग्राम होता है जाना चाहें, तो दे आर फ्री टू गो और दिस विल बी ट्रीटेड ऑन टू 93 का मेरे साइन किया ऑर्डर है जो भी। और मैं समझता हूँ करीबन 1,500-2,000 से लोग ज़्यादा लोगों ने उसमें इगतपुरी में होता था, तो करीबन 2-2,500 लोगों ने इसका फायदा उठाया। फिर हमने कहा कि जो लोग दूसरे लोग बैठे हुए हैं इनको कैसे ठीक किया जाए, तो हमने जो ब्रह्म कुमारी का एक माउंट आबू में ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर हमने भेजा। एक हफ्ते का वहाँ पर प्रोग्राम था। अभी हमने कई सैकड़ों लोगों को वहाँ पर भेजा। फिर हमने बंगलौर भेजा। बंगलौर में एक प्रोग्राम होता है। देखिए कि जो एक इंस्टीट्यूशंस जो ट्रेनिंग है, जो मेडिटेशन है, एक जो प्रक्रिया है, उससे आदमी खुद सोचता है, उससे खुद उसके समझ आती है, तो उससे काफी लोगों का जीवन में परिवर्तन आया। कई लोग लिखते हैं जब हमारे ट्रस्ट में आते थे कि हाँ साहब आपने मुझे वहां पर भेजा था और उससे मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है, परिवर्तन आपके जीवन में आ गया है, बहुत अच्छी बात। फिर जो संस्थाएं बताने की बात है कि एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी काफी लोगों ने देखा कि मेरा फोटो राष्ट्रपति के साथ है। करीबन आज से 22 साल पहले हमने एक अम्बेडकर समाज संस्था बनाई थी और उसमें कहा था कि जो भी खास करके जो सर्विस क्लास लोग हैं जिनको अट्रॉसिटीज वगैरह होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके केसेस हम टेक ओवर करेंगे। तो सूरज भान उस समय गवर्नर हुआ करते थे, यूपी गवर्नर थे, उसके बाद हरियाणा के हुए थे, वो हमारे प्रेसिडेंट थे। और जो हमारे अभी राष्ट्रपति साहब हैं कोविंद जी, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट होते थे। ये 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और देवीलाल जी सेक्रेटरी होते थे, मैं ट्रेजरर होता था। तो वो करीबन 5-6 साल उस संस्था को हमने चलाया। फिर मैं भी रिटायर हो गया, देवीलाल साहब रिटायर हो गए, वो संस्था आगे नहीं चल पाई। तो उस समय हम लोग काफी जो प्रबुद्ध लोग हैं मिलते थे, हम लोग डिस्कस करते थे कि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ लोगों के सवाल हैं उनके हम उत्तर दें, तो उसमें थोड़ा इंटरेक्शन होगा, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बता सकते हैं जो 2-3 चीजें हमने बताई कि हम अपने को पहले मजबूत करें, दिल में जगह बनाएं। देखिए कि हम भगवान, हम अम्बेडकर साहब को मानते हैं, बुद्ध में आस्था रहते हैं। बुद्ध में क्या बताया था? बुद्ध का रास्ता प्रेम का रास्ता है। बुद्ध का रास्ता द्वेष, घृणा, ईर्ष्या का नहीं है, क्रोध का नहीं है, प्रेम का है। और जो आग से आग नहीं जलती, आग में पानी डालते हैं तभी। दूसरे में जो परिवर्तन लाना है, देखिए कि मैं दूसरी विचारधारा तो वो मैं चाहता हूँ प्रेम से ही उनको जीता जाए। अपने आपका अपना बिहेवियर है, अपना एटीट्यूड है, उससे हम जी। तो वो चीजें, कुछ चीजों में हमारा जो उग्र, देखिए हमारे साथ अत्याचार भी, अभी भी अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हम उनको कोसते रहेंगे, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। उनका हृदय परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं? हम किस तरह से इकट्ठे वो करें। और जब उनको मालूम होगा कि सब इकट्ठे हैं, दिक्कत क्या है कि डिवाइड एंड रूल वो पहले करते रहे ब्रिटिश टाइम में, और अभी भी वो डिवाइड रूल है वो कर रहे हैं। और जहाँ तक जो बात हुई थी कि गिविंग बैक सोसाइटी, बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे लोग हैं जो अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं, ईवन पे पहुंच जाते हैं, यूट्यूब पहुंच जाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाते हैं। पहली बात है कि वो अपने समाज को ही भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं। तो पहले जो आपका कर्तव्य है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि आपने अपने परिवार के लिए क्या किया। आप तो जिसे में आ गए, आप तो जीएम बन गए, लेकिन आपका परिवार है वो कहाँ पर है? देखिए अभी समय नहीं है मैं बहुत कुछ बताने के लिए है कि मैंने परिवार के लिए क्या किया। अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैं गाँव में जाता हूँ, मेरे 2 चक्कर लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें अभी
मैं अपने आंखों का एक वहाँ पर अस्पताल बना रहा हूँ, उसमें करीबन 2000 लोगों का वहाँ पर ऑपरेशन होगा। अभी मैं गाँव से जुड़ा हुआ हूँ, अभी मैं अपने गाँव में, वहाँ पर हमारे यहाँ कोई बारात वगैरह ठहरने का कोई नहीं था, तो एक बहुत बड़ा है करीब धर्मशाला वहाँ पर बना रहा हूँ, रूप लेवल पे आ गया, बहुत सारी चीजें। पहली बात है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा है कि आपका जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं। तीसरा है कि आपकी सोसाइटी है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं। और आप जब भी कर सकते हैं जबकि आपका हृदय खुला। आपको धर्म पद है, तो धर्म पद का जो पहली शिक्षा है जनरॉसिटी, दानम, दानम का जनरॉसिटी, आपका हृदय खुले। अब जब आपका हृदय खुलेगा तभी कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या है, तो जैसे बात कर रहे थे सनार साहब पैसे की, अरे पैसा आपको कितना चाहिए, पैसा बहुत कुछ दिया मिला हुआ है। There is enough to meet your need, but not enough to meet your greed. भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है। आप देखते ही नहीं है कि आपको क्या मिला है, क्या प्राप्त है, और क्या है, हम दूसरों को देखते रहते हैं। लोग दुखी क्यों हैं, लोग दुखी क्यों हैं, लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी है। भाई अरे उसका तो प्रमोशन हो गया, उसका बेटा ये हो गया, दूसरों के सुख से दुखी। पहली बात है जो हमने जनरॉसिटी, जो अपना हृदय उसका खोलो। और हृदय क्या, और जिस दिन आपका हृदय में क्या है कि संवेदना, अगेन बुद्धा, संवेदना, संवेदना का मतलब करुणा। वेदना क्या है कि जो वेदना दुख तकलीफ दूसरे के अंदर है, उस वेदना का एहसास हमें हो जाए, वो वेदना हो जाए, वो संवेदना। जब संवेदना हो जाएगी, एम्पैथी हो जाएगी, आपके अंदर दया, करुणा, ममता जागृत हो जाएगी, ये सब भगवान बुद्ध के बताए हुए, तो आपका हृदय खुल जाता है। और जब हृदय खुल जाता है तो अयम निजा परावेती गणना लचित्साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंब। फिर हम छोटे नहीं रह जाते, धीरे धीरे हम अपने परिवार से बढ़ते बढ़ते बहुत बड़े जाते हैं, हमारा हृदय तो बड़ा हो जाता है। साथियों, जस्ट टू टेल यू वेरी ब्रीफली कि जब 2003 में जब सुपरनेट हुआ तो हमने कहा कि देखिए कि मेरी प्रभु में बड़ी श्रद्धा है, बड़ी मैं बहुत मानता हूँ। और हमने कहा कि देखिए कि बाबा साहब और वो भी हमारे भगवान थे, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। और जो गरीबों के मसीहा थे, तो गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमने 2003 में एक संस्था बनाई, अनुग्रह दृष्टान, अनुग्रह दृष्टान। तो हमने कहा कि जो लोग देहात में गरीब लोग हैं, बेसहारे लोग हैं, तो उनको हम फ्री दवा देंगे, फ्री चश्मा देंगे और फ्री मोतियाबिंद का इलाज कराएंगे। तो पिछले 17 साल से हम 23 राज्यों में काम कर रहे हैं और करीबन इस तरह से 1200 कैंप लगा चुके हैं और करीबन 4 लाख से ऊपर लोगों को हम एग्जामिन कर चुके हैं और 2 लाख हम चश्मे बांट चुके हैं, 2.25 लाख हम दवाई बांट चुके हैं और 60,000 लोगों का, 60,000 लोगों का फ्री मोतियाबिंद इलाज करा। तो ये हम लोगों का काम अभी चल रहा है। और अभी हम जैसे बताया कि एक अपना आंखों का चैरिटेबल हॉस्पिटल है, वो बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें किसी ने, हमारे अपना समाज था, हमारे अपने समाज में मैं एक जमीन दी थी, तो उसमें काम शुरू हो रहा है। दूसरा, जब लॉकडाउन हुआ तब क्या करें, सारा काम बंद हो गया। लेकिन हमारे का खेमते मर्दे मर्दे खुदा, आपको अपॉर्चुनिटी आती है, यू हैव टू ग्रेव अपॉर्चुनिटी। जैसे मौका मिलता है उसको ग्रेव करो। तो जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तो उन्होंने कि क्या करें, कुछ न कुछ करना चाहिए। अब देख रहे थे बड़ी भीड़ है, इस तरह से लोग भाग रहे हैं, फैमिली जा रही हैं, तो हमने कहा कि भाई इनके लिए कुछ खाने का इंतजाम करें। तो हमने करीबन अपने 10-15 लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे, हम लोग 500 फूड पैकेट बनवाएंगे और 500 फूड पैकेट भागेंगे, तो करीबन 15,000 रुपये का खर्चा आता है। तो हमने कि 15-15 एक दिन का करेंगे तो हमारा 15 दिन का काम चल जाएगा। तो हमने प्लान इस तरह से किया था और मैं 2-3 दिन हमारा प्रोग्राम चला, मैंने अपने जो ग्रुप में डाला। तो तीसरे दिन हमको करीबन
10 लाख रुपए आ गए। 10 लाख रुपए हमको 3 दिन में आ गया। फिर हम स्कोर डाला तो काफी हो गया। तो इस तरह से हम करीबन 1 लाख लोगों को हमने लॉकडाउन में, और जो लॉकडाउन शुरू खत्म हुआ तब हमने उनको खाना, 1 लाख लोगों को खाना। हम बैठे रहते, कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक हुआ कि हाँ संवेदना, कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो उस लोगों को हमने खाना शुरू किया। अभी एक किन्नर होते हैं ट्रांसजेंडर्स, अब वो इसमें जो लॉकडाउन वगैरह में अब इनका तो गाना बजाना सब बंद हो गया। अब इनका तो कोई परिवार भी नहीं है, ये तो अछूतों से भी ज्यादा पैसे हैं, तो कोई के पास में बुलाना नहीं चाहता। तो हमने कहा कि इन लोगों को कुछ करें। तो अभी हमारा 1 हफ्ते से करीबन अभी 500 लोगों का जो किन्नर है, उनको हम करीब 20 kg का हम एक किट दे रहे हैं, और 500 के बाद करीबन हमारा टोटल 2000 लोगों में। ऐसा कि देखिए कि हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा, तो जब कोई अब अच्छा काम करते हैं तो कोई न कोई मदद के लिए आ जाता है। देखिए कि मोहम्मद साहब ने कहा, मोहम्मद से कहा कि अगर किसी के दिमाग में दिल में नेक नियति आ जाती है, जिसके दिमाग में दिल में नेक नियति आ जाती है, तो अल्लाह फरिश्ते भेज देता है कि भाई जाओ उस आदमी के पास जाओ, उसकी मदद करो। अल्लाह फरिश्ता भेज देता है, तो आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ में फरिश्ते आ जाते हैं, जो लोग आते हैं आपके साथ जुड़ते हैं। हम अकेले ही चले थे जाने मंजिल में, और लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, तो जाने कितने लोग जुड़ जाते हैं आपके, फिर आप अकेले नहीं जाते। लेकिन हिम्मत चाहिए, हिम्मते मर्दे मदद खुदा। दूसरी संस्था हमने बनाई थी बाल आरोग्य, उसमें हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, करीबन 90,000 बच्चों के लिए अभी तक उनका मेडिकल एग्जाम वगैरह कर चुके हैं। और तीसरी संस्था है MLDC, मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट सेंटर, तो इसमें हम करीबन ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो इस तरह से करीबन 300 ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं। अभी लॉकडाउन पीरियड में भी करीबन 9 प्रोग्राम अभी कर चुके हैं। तो ट्रेनिंग का देने का मतलब है, सोनाली साहब ने भी हमारा प्रोग्राम ट्रेन किया था, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। देखिए कि पैसा देखिएगा आपको बहुत कुछ मिला हुआ है, आपको लोग पैसे ही ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन जो सही सुकून है वो दूसरों की सेवा करने में है। 6 चीजें जीवन में बड़ी जरूरी है, 6 चीजें आपने जीवन में अपना ली। पहला है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। दूसरा है स्वाध्याय, पढ़ो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि नॉलेज पावर, तो स्वाध्याय। तीसरा है सत्संग, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छे लोगों की बात सुनो। उसके बाद है सेवा और साधना, सेवा करो, सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, सर्विस टू द पीपल, एंड अपनी साधना है, अपनी आंतरिक साधना है, उसको करो। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि लोगों को इंस्पायर कर सकें। और क्योंकि अगेन आज से कि आप में बहुत क्षमता है, यू आर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली यू आर वेल इक्विप्ड। सिर्फ हाथ बढ़ाने की बात है। नेता फासले ने एक गजल कही थी, एक घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इफ यू कैन ब्रिंग स्माइल ऑन द फेस ऑफ समबडी, वो भी की इबादत से करनी है। काम पर देखिए बात भी वेरी होती है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एसोसिएशन काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और जहाँ पर काफी कोरोना केसेस हुए वहाँ पर आप लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, और आपने देखा हुआ लोग आ जाते हैं उसको आपके हेल्प करने के लिए। तो एक मुश्किल सा काम है, बड़ा आसान सा हो जाता है। तो जो भी आप जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, ट्यूशन नहीं दे सकते हैं, 5-10 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए। तो एजुकेशन के लिए बाबा साहब ने बहुत कहा था। तो एजुकेशन ऐसी चीज है जिसमें कि आप अधिक से अधिक बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे आगे। आई थिंक आई स्टॉप ओवर हियर, और if there are some questions, I'll just try to answer. Over to Jagat ji. Hello. Hello, sir. Yes. सर बहुत इंस्पायरिंग, अपने आपको टाइम कम पड़ गया इतना आपके पास।
आवाज आवाज नहीं, अनम्यूट कीजिए। सोनर साहब आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर। सर बहुत आपका इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग जो आपका टॉक है सर, और आपने दिल को छूने वाली बातें कही है कि आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं और किसी बच्चों का फंसा देते हैं तो इबादत से कम नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। और सर जो मैं देख रहा हूँ ओएनजीसी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट कंपनी, और यहाँ पे हमारे लोग भी बहुत अच्छे पोजीशन से रिटायर हो रहे हैं और अच्छे पोजीशंस में हैं। तो लेकिन सर इसमें दुख की बात है कि हमारे लोगों के मन में कंपैशन, करुणा, एम्पैथी, सिंपैथी बहुत कम है। लोग सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मैं क्यों दूं लोगों को, भाई मैं क्यों लोगों को ये करूं। तो ये अनुभव हमने किया सर, ये लॉकडाउन के टाइम पे जब हम लोगों के पास गए तो बहुत सारे लोगों ने बोला ठीक है ये आप लोग करो, हमारा काम नहीं, मतलब बोला नहीं बट उनका बिहेवियर इस तरह से था। तो जो लोगों ने लाखों रुपया ओएनजीसी ने दिया उनको, और उनके पास में गाड़ी भी है, अच्छा मकान भी है और सारा बैंक बैलेंस भी है, लेकिन 1500 रुपया देने के लिए भी बहुत लोगों को जो है मतलब ये तकलीफ हुई है। तो हमारे लोगों को ये एहसास जो है सर अभी बहुत कम हो रहा है। जो पेबैक टू सोसाइटी का जो एहसास है वो लोग हमारे लोगों में दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ सर बहुत सारे जैसे आप सुपरनेट हुए, इमीडिएटली आपने दूसरा काम ले लिया दुष्टदान, और 60,000 लोगों को अपने उनका आपने ट्रैक करवाया। वैसे कई लोग हमारे बहुत हाई पर में अभी घर में बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा सर कि इनका सबका ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन बना के इनको आप मोटिवेट कीजिए कि कोई घर में नहीं बैठेगा। जीएम एंड अबव ऑफिसर जिसने सबसे ज्यादा फायदा लिया है वो कोई घर में नहीं बैठेगा, वो आपके संस्था से उनको जोड़ लीजिए और उनको काम दीजिए, या नई संस्था खोलने के लिए उनको गाइडेंस कर दीजिए, तो ये समाज आगे बढ़ेगा सर। थैंक यू। जय भीम सर। आप इनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको विपासना में ले जाते हैं। विपश्यना में आप पहले बोलिए, विपश्यना में अभी एक खुल रहा है अभी 8-15 दिनों के बाद, सबको विपश्यना ले जाते हैं। तो उनका हृदय है, दिल दिमाग तभी खुलेगा। ये नहीं सर, आपके साथ उनका एक हम लोग वेबिनार करवाते हैं सर, आप थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। इनके जितने रिटायर्ड हो गए जीएम एंड अबव उनका साथ एक उनकी लिस्ट बनाइए, जीएम अबव उनकी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाते और बात करते सर। काफी लोग देखे हमारे कश्यप जी हैं, काफी जुड़े हुए हैं, कुछ काफी कुछ करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं करते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे सब ठीक है, किसी को 1500 की मदद करते, लेकिन कलेक्टिव वे में अगर काम करेंगे जैसे आप कर रहे हैं तो कलेक्टिव वे में कोई ऐसा एनजीओ बनाते हैं या कुछ किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी आपने 60,000 के, आपके साथ और लोग जुड़ गए तो सर ये 2 लाख हो जाएंगे नंबर्स। इतनी जरूरत है लोगों को। जस्ट शेयर सोनारे साहब, देखिए कि जो हमारा अस्पताल बन रहा है तो मेरे दिमाग में था कि मैं बाबा साहब के नाम से बनाऊं। यस सर। और हमको करीबन 3.5 करोड़ का चाहिए। हमने कहा कि देखिए बाबा साहब से नाम बनाएंगे, दूसरे लोग पैसा नहीं देंगे और हमारे लोग हैं 3.5 करोड़ रुपए जुटा नहीं पाएंगे, इसलिए आई हैव टू चेंज। मेरे दिमाग बहुत मेरी इच्छा थी कि बाबा साहब के नाम से कि हमारा चैरिटेबल आई हॉस्पिटल बने, लेकिन हमने थोड़ा दिमाग इसलिए चेंज किया कि भाई उसके नाम से दूसरे लोग नहीं पैसा देंगे। तो इसलिए कि आपने जो बात कही है कि हमारे अपने लोग हैं, ऐसे बात नहीं, पैसा है लोगों के पास है लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। और सर बाबा साहब क्वेश्चंस? या तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ अलग से बात करूंगा सर, अभी बाकी लोगों को भी बात करने का मौका देते हैं, तो मैं तो बात करते रहता हूँ आपके साथ में, लेकिन वेरी इंस्पायरिंग सर, थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा जय भीम। मैं डॉक्टर एस.एस. कश्यप बोल रहा हूँ। सुनना है क्या मेरा? मैं बहुत देर से हैंड रेज किया है। ओके जय जी, शुड आई गो? यस गो अहेड। So, Dr. Saab, very wonderful and inspiring talk. The way you guided us is really enlightened us. और आपका जीवन भी काफी संघर्ष में रहा है, एक छोटे से गांव से, और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में आपने कई सारे अचीवमेंट लिए हैं। सो आई रियली सैल्यूट यू। और ये हमारे आज की जो पीढ़ी है उन्हें बहुत ही मार्गदर्शक और मतलब इंस्पायरिंग है। सर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अ वेलफेयर वर्क और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बाद भी एट द एज ऑफ 77 यू आर हैविंग दैट मच एनर्जी
and enthusiasm to work for the society. It's really appreciable. But the scenario which we are looking around us is I think the situation is very adverse for our Bahujan people. The policies and whatever the things which are coming, it's really I think they are very much deprived to our SC, ST and OBCs. So ये इसके लिए हमें मेरे ख्याल से एक कलेक्टिव वे में जरूरत है. सो एक ऐसा मूवमेंट चलाने की जरूरत है. Am I audible? Yes, yes, yes. So मेरे ख्याल से आप जो भी कार्य कर रही है वेलफेयर का कार्य, बट व्हाट आई पर्सनली फील कि सर जब तक पॉलिसी चेंज नहीं होगी, जैसा हमारे कई सारे ब्यूरोक्रेट्स जो टॉप लेवल पे थे, आईएएस ऑफिसर या उस रैंक में थे, सेक्रेटरी लेवल पे जब गए तो उन्होंने कई सारी चीजें बाबा साहब की खोज के निकाली और तब जाके हमें पता चला कि बाबा साहब के कार्य क्या थे. अदरवाइज लोगों को ये भी पता नहीं था कि भाखड़ा नंगल डैम किसकी संकल्पना थी. जो ईपीएफओ में ये है संकल्पना, जब बाबा साहब लेबर मिनिस्टर थे वाइसरॉय की गवर्नमेंट में, तब जाके वो उन्होंने उस समय ही ये किया था. जो हिंदू कोड बिल है उसमें जो उसके जो प्रोविजंस है वो बाद में टुकड़ों में फिर संविधान इसमें लोकसभा में पारित किए गए, वो सब बाबा साहब की देन. तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम तक नहीं पहुंची थी और हमारे जो आपके समाज जो लोग थे वो जब पॉलिसी मेकिंग में गए तब जाके उन्होंने वो जो सब चीजें ढूंढी और पता चली, तब जाके हमारे आगे. आज की सिचुएशन ऐसी है मेरे ख्याल से कि हमारे जितने भी अधिकार है उसको पूरी तरह दमन किया जा रहा है. जो भी पॉलिसीज आई है, चाहे आप अभी जो रिसेंट पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो आप उसे अगर हमारे कुछ इंटेलेक्चुअल्स उसमें देखें या गौर करें तो हमें ये पता चलेगा कि वो हमारे दमन की ही नीति है, जैसा कि मनुवाद में लिखा गया था, और उसी तरह से उस चीज को वो फिर से मनुवाद लाने की कोशिश कर रहे हैं. सो मैं भी यहाँ पे कई लोगों को बच्चों को फ्री पढ़ा दिया. क्लास स्कूल है, उनको हम पूरा उनके एजुकेशन का खर्चा उठाते थे. सो व्हाट आई फील कि ये वेलफेयर एक्टिविटीज, बट क्या हम कलेक्टिव आके एक ऐसा मूवमेंट चला सकते हैं पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि हम ये जो व्यवस्था है, मैं पूरी व्यवस्था बदलने की बात कर रहा हूँ, जो कि बाबा साहब चाहते थे, जो कि हमारा पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो ऐसी चीजें करे, वो सिर्फ क्लर्क या बाबूगिरी या इस टाइप से बन के न रहे. वो ये चाहते थे कि वो इस पॉलिसी मेकिंग में आए जिससे कि ये व्यवस्था में बदलाव हो. क्योंकि जब इफ यू गॉन थ्रू द बाबा साहब लास्ट स्पीच इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहां पे उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये आज का दिन मेरे लिए खुशी का भी है और इसमें दो विपरीत परिस्थितियां हैं, जिसमें कि आज का संविधान पारित होने की मुझे बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन अनलेस एंड अनटिल जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये राजकीय जो चीज है उसमें कोई बदलाव, एक संगठन नहीं चलाएंगे, एक आंदोलन नहीं चलाएंगे, तब तक मेरे ख्याल से हम कितने भी वेलफेयर के काम कर ले या कितने भी ये कर ले, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये मेरे ख्याल से पॉलिसी में ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा या जो उनकी बेसिक चीजें हैं उससे दूर न रहे. और ये अगर पॉलिसी या सिस्टम में आ जाती है तो मेरे ख्याल से हम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे और हमारा जो 85% लोग हैं हमारे वो बेनिफिटेड हो गए. सो इसके लिए सर आपके क्या व्यूज है या किस ढंग से कर सकते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपसे. थैंक यू वेरी मच. दैट्स फ्रॉम माय साइड. रघुनाथ जी, ये बड़ा वेरी वाइटल क्वेश्चन है. एक्चुअली जो पॉलिसी लेवल में हमारे लोगों को पहुंचना चाहिए, कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे. मुझे लोकसभा का टिकट दिया गया, बीएसपी ने टिकट दिया, मायावती जी ने खुद बुला करके लखनऊ में टिकट दिया. 1 साल मैंने काम किया और इलेक्शन के 3 महीने रह गए थे और बगैर मेरे से कोई बात किए हुए 3 महीने पहले मेरा टिकट काट दिया.
जबकि वहां पर मेरे जिले में बहुत पहचान है, बहुत काम किया मैंने और खुद बुला के दिया था। तो इसके बाद मैं बीजेपी में था, बीजेपी में बहुत काम किया। लास्ट मिनट पे जिस दिन अनाउंस हो रहा था, हमारा पूरा टीवी में आ गया था और इसके बाद फिर उसको पोस्टपोन करके लास्ट मिनट कर दिया। तो देखिए पॉलिटिक्स में तो आपको बहुत बताएंगे कि जो अपने लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को कोई भी आना नहीं चाहते कि ये लोग आए, पढ़े लिखे लोग। तो पॉलिटिक्स थोड़ा एक डिफरेंट एरिया है। हमारे जो अपने लोग थे, लीडर है, आप बोल सकते हैं कि आज इंडिया में हमारा कौन लीडर है? कैन यू गिव दिस इज वन लीडर? एक हमारा कोई लीडर, कोई लीडर नहीं रखा गया। तो ये थोड़ा ऐसा है कि सेंसिटिव इशू है, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जो लोग, कुछ लीडर थे किसी जमाने में, उन्होंने काफी काम किया। रामविलास पासवान जी थे, जब वो थे उन्होंने काफी काम किया। जब वो दूसरी पार्टी में चले गए तो एकदम साइलेंट हो गया। हमारे कितने एमपीज हैं, अब उनको सेंसिटाइज कैसे किया जाए? तो सोच सकते जो आप कह रहे हैं कि भाई कोई किस तरह से बुला करके, कोई इंटेलेक्चुअल स्कीम करके तो सेंसिटाइज किया जाए, किसके बारे में सोचा जा सकता है कि भाई अपनी बात है, उनको सारा इनवाइट करें, जितने भी एमपीज हैं सारे। एक पार्लियामेंट्री फॉर्म है, इसका किसी जमाने में इनके चेयरमैन हुआ करते थे रामविलास पासवान जी। तो जितने भी हमारे SC ST के जो एमपीज हैं, तो उसका एक फॉर्म बना हुआ है, लेकिन वो फॉर्म भी अभी एकदम इफेक्टिव नहीं है। बट यू आर वेरी राइट, देयर इज अ नीड। देखिए कि जब तक हमारी पॉलिसी में लोग नहीं जाएंगे, बैठेंगे नहीं जाते, तब तक हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है तो उसको कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। और हमारे जो लोग चुन करके जाते हैं वो मोस्टली है अंगूठा साहब, मोस्टली है, और की कोई से नहीं होती है और कोई वॉइस नहीं होती। तो देयर इज नीड टू सेंसिटाइज। आई एग्री। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई? हेलो सर। जी। ओ सर, मैंने क्वेश्चन उसमें लिख रखा है दैट श्याम सुंदर। थोड़ा टाइम बचेगा सर। हाँ, नहीं वो याद नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए, बता दीजिए। इट्स नॉट विजिबल हियर। श्याम सुंदर जी, क्वेश्चन है? सोमकोर जी आप सुना दीजिए, क्या क्वेश्चन है? ये टाइम जा रहा है। शंकर जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सेक्रेटरी, हाँ कारगावकर जी आप बताओ क्या क्वेश्चन है? सर मेरी आवाज आ रही है आपको सर? हाँ हाँ, आ गए। आप बताओ ना क्या क्वेश्चन है। एक मिनट, जस्ट वेट सर। हाँ सर, मैं एक कटारा जी का एक क्वेश्चन था। Am I audible? यस यस। हाँ सर, ये अभी जो PSUs का प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा है सर दौर, इसमें बुड्रेक ड्राइव चल रहा है, उसमें BPCL मतलब इवन जो प्रॉफिट मेकिंग ऑयल PSUs का भी उसमें नाम है, जैसे BPCL है, बाकी और भी बाकी है। तो उसके बारे में अवर कम्युनिटीज बहुत ज्यादा उसमें एजिटेशन है और बहुत ज्यादा चिंतित भी है। तो ये कटारा जी का एक क्वेश्चन था कि सर इसमें, इसके ऊपर क्या राय है आपकी, इसमें हाउ टू गो अबाउट इट, और क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। तो ये विषय था उनका, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे सर? देखिए, जो भी क्वेश्चन इन्होंने उठाया बहुत ही दुख की बात है, और ये धीरे धीरे जो अधिकार हमको बाबा साहब ने दिए थे, धीरे धीरे उनको खत्म कर रहे हैं। सीधे न खत्म करके इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं। जो पब्लिक सेक्टर में जो रिजर्वेशन दिया था, अब उनको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे खत्म हो गया। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था है। कोल इंडिया इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कर दिया। BPCL कर रहे हैं, एयर इंडिया को कर रहे हैं, तो करीबन उनके लिस्ट करीबन 28-29 पब्लिक सेक्टर कर रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि हमारे किसी जमाने में जो नेशनल ट्रेड यूनियन हुआ करती थी, ट्रेड यूनियन सारी खत्म हो गई। CPI खत्म हो गया, CPM खत्म हो गया, और जो इनकी BJP की ट्रेड यूनियन थी
तो भी धीरे धीरे खत्म हुए। कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा, पार्लियामेंट में भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहा। दिक्कत है कि अभी क्या है कि अभी जो एटोक्रेटिक जो एटीट्यूड है, ऑटोक्रेटिक है कि जो चाहे सो कर ले, कोई रोकने वाला नहीं है। उस तरीके ऐसी हालत आ गई है। कोई अभी है जो कोई अगर कोई मुंह खोलता है तो उसके ऊपर ही उस हावी हो जाते हैं। मीडिया है तो मीडिया भी सारा परचेस किया गया। तो एक जो अभी हालत है, देखिए कि हम लोग बहुत ओपनली इतना बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था धीरे धीरे इसको खत्म करते जा रहे हैं। अभी बीपीसीएल में एजिटेशन किया, ऑल इंडिया ने एजिटेशन वगैरह किया, कहीं इसका जिक्र भी नहीं हो रहा है। और देखिए कि कोई दिन दूर नहीं है कि धीरे धीरे अभी क्या है कि इनको किसी न किसी तरह से पैसा चाहिए, कहीं से भी आए। ओएनजीसी को खत्म किया, ऑल इंडिया को खत्म किया, एनएमडीसी खत्म किया, पैसा है उसको ले लिया नहीं। अब उसको सिर्फ यही कि हमारे जो अपने एमपीज हैं जो पार्लियामेंट में बैठ करके बनाते हैं, जो कि इनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं, उनको ही सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है। पासवान जी किसी जमाने में कहा करते थे, बड़े जोर से कहते थे कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी रिजर्वेशन हो। आज उनकी पार्टी है सरकार के साथ में है, तो खास करके अकेले नहीं, कम से कम जो 135-40 जो भी एमपीज हैं एक होकर के आवाज निकाल सकते हैं कि भाई कम से कम अगर इसको खत्म कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन रखो कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें रिजर्वेशन हो। कि आवाज दे कि हम और आप चिल्लाते रहेंगे उसका नहीं हो, जब तक कि जो पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठेगी, हमारे अपने लोग उसे आवाज नहीं उठाएंगे, उसका कोई फर्क नहीं। यस सर। एनी अदर? यस सर। एक हाँ यस एक और क्वेश्चन था श्याम सुंदर जी, या गो अहेड। श्याम सुंदर जी आपको अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मिस्टर श्याम सुंदर। सर आंसर मिल गया। सर ने जो बातें बताई वो प्राइवेटाइजेशन एंड ऑल एंड ये सब है, बट यही था जो इट इज कवर्ड इन दैट क्वेश्चन। ओके तो इट विल सेव द टाइम सर। अच्छा कश्यप साहब कुछ वो पूछ रहे थे। मेरा सवाल था एक इसमें और एक सुनर साहब जस्ट वेट, कश्यप साहब को बोल दीजिए। हाँ कश्यप साहब बोलिए। हाँ, थैंक यू मिस्टर सोम कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू express my sincere thanks to the association, Mr. Som Kumar and Dr. Lal Saab for giving very motivational and inspiring talk. And I am very lucky that I could got the opportunity to directly work with Lal Saab, and he is always a source of inspiration and motivation for me. And still after retirement, he is doing very good job. So we are all inspired and motivated by his talk, and I would like to thank once again to all of you. Thank you very much. I have no question. हाँ ओके सर, ओके थैंक यू। अच्छा सोनार साहब बोलिए सर। हाँ सर मेरा सवाल ये था सर कि यू हैव वर्क विद और एक्सेलेंसी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो पहले 25 साल पहले ही सही, लेकिन आपके बहुत अच्छे मैंने तस्वीरें भी देखी है, आप 2-3 बार मिले उनसे। तो राष्ट्रपति जी ने वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है हमारे, तो आपका गुडविल यूज करके राष्ट्रपति जी ने हमारे जो कैबिनेट है और हमारे प्रधानमंत्री जी को कुछ मंत्र भी देना चाहिए इस संदर्भ में कि भाई ये SC/ST को तो प्रोटेक्ट करो। ये लोग ठीक है प्राइवेटाइज कर रहे हो, लेकिन ये लोग जाएंगे कहाँ पे? ये नहीं जाएंगे तो ये शांति के रास्ते से चल रहे हैं। अगर ये इनको आप नौकरियां ही नहीं दोगे तो ये लोग कल दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, रास्ता भटक जाएंगे SC/ST के लोग। तो इनके लिए कुछ तो आप मार्ग रास्ता रखो। और सर 2005 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन आएगा, उसके पहले इलेक्शन में कांग्रेस ने भी दिया था कि भाई हम प्राइवेट में रिजर्वेशन लाएंगे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आई उन लोगों ने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इकट्ठा होके उन्होंने प्राइवेट इसका विरोध किया, रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर। तो उस चीज को सर रिवाइव करने की मुझे लग रहा है सर की जरूरत है। और पर्सन एट योर स्टेचर सर इफ ही स्पीक्स, और मुझे लगता है सर आपने जरूर इसमें एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि भारत सरकार का एक कमिटमेंट रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में, जैसे अमेरिका में ब्लैक लोगों को एक परसेंटेज मिला हुआ है, हर एक इंडस्ट्री को साल के एंड में उनको ये देना पड़ता है, राइटिंग में स्टेटमेंट देना पड़ता है कि उनके यहाँ कितनी डाइवर्सिटी है, ब्लैक कितने हैं, व्हाइट कितने हैं। तो इसी तरह से इंडिया में भी जितने भी इंडस्ट्रीज है उन्होंने भी डाइवर्सिटी रखना है, कितने SC और कितने ST कितने OBC, वो हर साल में वो स्टेटमेंट दे, कम से कम इतना भी करे
तो हर एक इंडस्ट्री के लोगों को डर लगेगा कि भाई हम कहीं ये ना बोल दे कि भाई किसी एक पर्टिकुलर जाति की कंपनी है। तो ये थोड़ा सा सर हमारे राष्ट्रपति जी के तरफ से भी आ सकता है, और आपके जो भी देवदयाल जी और आप लोग सारे और कई दिल्ली में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के भी अधिकारी, हमारे डीजी पुलिस लेवल के अधिकारी भी वहां पे दिल्ली में हैं। तो कोई सर इस तरह से एक आधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप इसको थोड़ा सा सर आवाज देंगे तो बहुत अच्छा होगा सर, और ये मीडिया में डिस्कशन शुरू हो जाएगा इस बारे में। तो जरा देखिए सर, इस बारे में हमारी रिक्वेस्ट है। ठीक ठीक, ओके। अभी एक सुभाष सोनकुसरे जी है, उनका, हाँ सोनकुसरे साहब गो अहेड। सुभाष साहब अनम्यूट कीजिए पहले, फिर बोलिए। हाँ बोलिए। यस यस बोलिए। यस सर, आफ्टर रिटायरमेंट आपने सोशल वर्क में काम लिया है, तो अगर वी आल्सो लाइक टू गो ऑन योर फुटस्टेप्स, सो व्हाट आर योर टिप्स? दैट इज माय क्वेश्चन। तो देखिए, पहली बात है कि आपके मन में थोड़ा कुछ उत्साह होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मैंने कुछ करना है। पहले कोई अगर इच्छा होगी कि हमने कुछ ना कुछ करना है तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो ऐसे तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग हो तो सोचते हैं और सोच के रह जाते हैं। दूसरे लोग हैं कि कुछ सोच के थोड़ा काम करते हैं और जैसे थोड़ी मुसीबत आ गई थोड़ा फिर पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमारे जो उत्तम पुरुष वो ऐसे हैं कि इंस्पायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स, इंस्पायर्ड ऑफ द इम्पेडिमेंट्स, दे गो ऑन डूइंग। तो एक इच्छा जगी है, बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें दो तीन तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि एक में आप भेजूंगा कि हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है कब है, 26 27 को जो एक सोनल साहब ने एक प्रोग्राम अटेंड किया था, उसमें हम लोग बताते हैं, काफी 3 दिन का प्रोग्राम है। तो उसमें है कि अगर आप ज्वाइन कर सके तो अच्छा है। तो 26-27 को प्रोग्राम है। उसमें 3 तरह हैं। एक तो है कि आप कोई भी जो अच्छी एनजीओ है, बहुत सारी अच्छी एनजीओ है, अच्छी एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बौद्धिज्म की हैं, हिंदूज की हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे रामकृष्ण मिशन का है, आप ये श्री रविशंकर जी की है, ईशा फाउंडेशन, बहुत सारी संस्थाएं हैं। किसी संस्था को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें एक सोशल विंग होता है, तो सोशल विंग में एजुकेशन का होता है और उसमें हेल्थ का होता है, फिजिकल डेवलपमेंट का होता है। तीसरा है कि जहाँ आप रह रहे हैं आसपास में कहीं भी थोड़ा कुछ खोल दीजिए। बच्चों को पढ़ाने हम करें कि सबसे अच्छा काम पढ़ाने का है। तो 6th 7th 8th क्लास के 3 क्लास के बच्चे हैं, और इंग्लिश साइंस और मैथ्स और उनको पढ़ाना शुरू कर दिए। नहीं तो किसी इंगेज कर दीजिए कि भाई ठीक है, गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाएं। तो करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा है कि आप चौथा है जैसे कि अपनी एनजीओ खोल सकते हैं। तो आपकी एनजीओ बनाना है तो उसके लिए मदद कर सकते हैं कि आप एनजीओ कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी आप है कि करना, कुछ ना कुछ करना शुरू कर दीजिए। तो थोड़ा शुरुआत से कीजिए। देखिए कि जब 2003 में हमारे 12 कैंप हुए थे बस, और 12 कैंप आज हमारे कम से कम 100 कैंप हो रहे हैं। तो शुरुआत धीरे धीरे होती है, तो आप शुरुआत करिए धीरे धीरे। फिर उसमें हमने कहा कि काफी लोग जुड़ जाते हैं। आप अकेले शुरुआत करते हैं लेकिन साथ साथ में काफी लोग जुड़ जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी मैडम कामना सरकार है, अब इनको लीगल एडवाइजरी काउंसिल एक ऑनररी बना लेनी चाहिए। जो भी गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री एडवाइस देते हैं लीगल मैटर्स में। एक और हमारे महसाना में हमारा प्रोग्राम अटेंड किया था, तो उन्होंने हमारे अटेंड प्रोग्राम के बाद LLB किया, और LLB करने के बाद वो जो डिस्ट्रिक्ट हेड कोर्ट है वहां पर बैठ करके जो भी SC ST के और गरीब लोग हैं उनको फ्री उनका केस लीगल तो करने के लिए बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं शुरुआत करके देखिए कि आज मैं किसी जमाने में हमने शुरुआत की तो मेरा अपने घर से अपने
ऑफिस में काम करते थे। आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, अभी आपसे बोल रहा हूँ तो मेरा अपना ऑफिस है ये, और मेरा अपना ऑफिस है, और मैं रोज डेली अपने ऑफिस में आता हूँ। तो धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके सोनकु सर जी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कृणाल देशव्रता इज फ्रॉम हजीरा। कृणाल, मिस्टर कृणाल, गो अहेड। सर, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। सबसे पहले जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। और सर मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा सर को कि सर ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा मोटिवेट किया हमें। पर सर मेरा ये सवाल ये है कि मैं भी आपकी तरह मतलब सोचता हूँ, और यहाँ पे हजीरा में भी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको भी इसी सोशल वर्क में आगे आना चाहिए। और मतलब अपने समाज के लिए जो पे बैक टू सोसाइटी हमें करना है, जो बाबा साहब ने हमें बोला था कि जो भी हम मतलब जो कमाते हैं उसका कम से कम 10% अपने समाज के लिए खर्चा करना चाहिए, 10% किताबों पे खर्चा करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोशिश तो कर रहा हूँ, पर वैसे मुझे मतलब मैं मतलब बच्चे मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब जैसे कि अभी मैंने ये जो हमारा जो जूम मीटिंग है उसके बारे में भी मैंने उनको काफी लोगों को ये शेयर किया था, पर मैं देख रहा हूँ कि काफी मतलब कम लोगों मतलब इसमें पार्टिसिपेशन आया है। पर मैंने उन्हें काफी मोटिवेट करने की कोशिश की, बट फिर भी ये ऑब्जर्वेशन है। तो सर मेरा सवाल यही है आपसे कि मतलब अभी तो सामने तो हमारे जैसे यंग जनरेशन को ही काम करना है, तो हम इस यंग जनरेशन के बच्चों को कैसे मोटिवेट किए कि ताकि वो अपने समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ कर अपने समाज के लिए काम करे। थैंक यू सो मच सर। सर कि इट टेक्स टाइम। हर बच्चे की, हर एक की जो समझ है, अपब्रिंगिंग है, उसके संस्कार हैं, बड़ा डिफरेंट होते हैं। कई बार काफी मेहनत करनी पड़ती है, कई बार थोड़ी मेहनत से काम चल जाता है। तो ऐसा पहली बात है कि देखिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कि अभी जो टॉपर हुआ ना IAS का, प्रदीप सिंह शायद नाम है, अब वो 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2 अटेम्प्ट में प्रीलिम भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, और इसके बाद वो टॉप किया है। ऐसा है कि धीरे धीरे देखिए कि धीरे धीरे रहमना, धीरे सब कुछ हो, और थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। बच्चों के पास है देखिए कि आप की समझ, और चाहते हैं कि भाई गति बहुत ज्यादा है, उसको पेश करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही सारा करना। ऐसी बात थोड़ा इट में टेक सम टाइम। अब ये है कि उनको रुचि नहीं है, क्यों रुचि नहीं है, हो सकता है कि उनको रुचि पैदा करने के लिए कुछ किया जाए, तो उसको मोटिवेट करने के लिए किया जाए। तो एक बड़ी सिंपल सी एक बात है, हमारे एक दोस्त थे और वो अपने बच्चों से अलग रह रहे, और हमने कहा कि भाई बच्चे मिलने आते कि नहीं आते हैं, तो उन्होंने कहा बच्चे जरूर मिलने आते हैं। तो हमने क्या बात है, कैसे जो हमारे जो दो हमारे ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, 2 बच्चे हैं उनके, तो उसके एक ग्रैंड सन है, एक ग्रैंड डॉटर है। तो जब भी बच्चे आते हैं तो हर बच्चे को मैं 500 रुपये देता हूँ। तो वो नहीं भी आते हैं हमारे लड़के, तो हमारे जो ग्रांड चल रहे हैं, कह रहे दादा से मिलने चलो। तो कहीं कहीं साम दाम दंड भेद, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, उसको पढ़ो, उनको क्या चाहते हैं, किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ जो ये जो है, मान लीजिए आपने 10 बच्चे लिए हैं, हो सकता है आगे 10 बच्चे वो और अच्छे हों, आगे आने वाले और अच्छे होना, जैसे उनको आगे कोई रिजल्ट मिलता है। मान लीजिए कि अगर अभी पढ़ाई में वो उनकी कोई पोजीशन नहीं है, आप उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी कोई पोजीशन आती है, तो उनको मोटिवेट होगा कि हाँ देखो पढ़ने से मुझे क्या हो रहा है। बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी क्या है कि बड़े इनडायरेक्ट तरीके हैं। आजकल जो हमारा टाइम का जो पढ़ाने का तरीका था वो खत्म हो गया। आजकल पढ़ाने का तरीका है वो बड़ा डिफरेंट हो गया। तो लेकिन जो मिशन लिया है, मिशन में आप लगे रहो और कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। देखिए कि जो अलंगजेर द ग्रेट, कितनी बार हारने के बाद 20 बार हारने के बाद 21 बार वो जीता रहा। तो ऐसा की हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए,
प्रयत्न करते रहते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वेरी क्या बिफिटिंग रिप्लाई और आंसर फ्रॉम योर साइड। और सर एक और एक क्वेश्चन था, हमारे यूपी के कुछ हमारे साथी वहाँ ज्वाइन हुए हैं जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है सर, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं सर, तो उनके लिए उनको वो पूछ रहे हैं कि कैसे वो जुड़े आपसे ताकि वो उस उनके एरिया में जो है वो सोशल वर्क कर सके। देखिए, आपको मेरा जो ईमेल और फोन नंबर आप शेयर कर दिए सबको। जी सर। और क्योंकि हम सीतापुर आई हॉस्पिटल के साथ में काम कर रहे हैं जी, तो हमारे जो मरीज हैं हम सीतापुर आई हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ काम कर रहे हैं जी। और शाहजहांपुर से सीतापुर ज्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से हमें 2 घंटे लगते हैं। तो सीतापुर के अलावा जहाँ भी जो लोग अपने इलाके में कोई काम करवाना चाहते हैं तो दे कैन गेट कनेक्टेड। हमारी टीम है फ्री जाकर के वहाँ पर काम करेगी विदाउट एनीथिंग। तो हमारा नंबर और ईमेल आपको शेयर कर दीजिए। ठीक है सर। यस सर, थैंक यू सर। हम महाराष्ट्र में काफी काम कर रहे हैं, हाँ, गुजरात में बहुत काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, आंध्रा में काम कर रहे हैं। जी। तो अभी मेरा 4 महीने से थोड़ा बंद है, जी। अदरवाइज अभी तो फिर खुल जाएगा, फिर काम शुरू हो जाएगा। आपके सर धारावी के प्रोग्राम में जो कैंप था उसमें आई वाज देयर, सोनार जी यस 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 में भी बहुत अच्छा हम लोग लगा। आए थे सर, हम लोग उसमें। वी कैन जी जी सर, वी कैन ऑर्गेनाइज सम मोर प्रोग्राम्स। जी सर, यस सर, यस सर, एंड विल वर्क टुगेदर सर। एनीबॉडी एल्स, कोई किसी को और कुछ पूछना है? आई एम क्लोजिंग नाउ। ओके, नहीं, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। पता नहीं क्या शब्द हमें कम पड़ रहे हैं। सोनकुसे सर। हाँ सोनकुसे सर, परमा जी बोल रहा हूँ। हाँ हर्षद भाई बोलिए लास्ट सर। जय भीम सर। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम सर। बढ़िया लगा सर आज का प्रोग्राम। मैनी थैंक्स फॉर द लाल साहब का बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा हमको स्पीच दिया, मोटिवेशन दिया जी, है ना। हम उनके राह पे चलने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस। परमार जी, ये सर ये मिस्टर हर्षद परमार है, एसोसिएशन से काफी सालों से जुड़े हैं। अभी अहमदाबाद में पोस्टिंग है सर इनकी। अच्छा। हाँ, हम लोग साथ में थे अहमदाबाद में। तो वो पूरा मोटिवेटेड हमारे एक्टिविस्ट है बाबा साहब के मूवमेंट के, अहमदाबाद के। यस सर। सो सर अभी हम समाप्ति की ओर है। हम पता नहीं किन शब्दों में साहब का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने हमारे एक छोटे से एक निवेदन के ऊपर उन्होंने इमीडिएटली हाँ कह दिया और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें मुहैया कराई। मतलब इसमें सर देखिए, ये तो आपका ओएनजीसी के लिए, पीएसयूज के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो मोर और लेस लोगों को पता है। बाकी सोशल फील्ड में आपके जो थॉट्स है, बाबा साहब का मूवमेंट है, बाकी जो आप अभी इवन आफ्टर सुपर एनुएशन आप जो कर रहे हैं बहुत कम लोगों को पता है सर। तो इस बहाने क्या हुआ कि जो लोग ऐसे अभी भी अंधेरे में है, जिनको जो सोच रहे हैं कि मैं तो अभी ओएनजीसी ने मुझे सब कुछ दे दिया, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं समाज की, मैं तो घर बंगला गाड़ी सब कुछ आ गया, पैसा वैसा, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आपने जो मैसेज दिया सर वो तो इट विल गो अ लॉन्ग वे। और उनको रियली अभी ये अंतर्मुख करना मतलब आपका मैसेज करेगा कि नहीं। जब साहब ने जो मैसेज दिया है, साहब इतनी उम्र में भी अगर वो समाज के साथ जुड़े रह सकते हैं, बहुत सारे काम अच्छे अच्छे कर सकते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल के हो, चाहे वो आंखों का ऑपरेशन हो, और भी मेडिकल कैंप्स करना हो, या वो कितने सारे काम अपने बताए। तो ये दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड आई एम फ्रॉम एसोसिएशन साइड आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपनी बात रखी और काफी लोगों को दिलों तक हमारे ये मन मस्तिष्क में जो है वो आपकी बात पहुंच गई है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू वंस अगेन सर। और हम चाहते हैं सर कि आपका ये कार्य हमेशा ऐसे चलता रहे सर। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। आप हमेशा यू आर वेरी एनर्जेटिक, आई नो यू आर स्टिल यंग। मतलब एट द एज ऑफ 77 आल्सो, मतलब नॉन स्टॉप 1-1.5 घंटा कंटिन्यू आपका बोलना, वो एक सीट पे बैठा रहना, ये तो रियली अमेजिंग। तो ये आपने जो मेंटेन किया सर, ये भी एक अच्छा मैसेज है सबके लिए। तो कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले हम चाहते हैं कि सर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप हमेशा खुश रहे और हमें गाइड करते रहे हमें आपका गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी सर, आप हमें गाइड करते रहे। और
हाँ हमारे जो साथी है जो सोशल इश्यूज है, जैसे स्वराज जी ने अभी इशू उठाया था, धीरज जी ने इशू उठाया था अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, तो ये पार्लियामेंटेरियन को भी इकट्ठा करने की जवाबदारी सर, क्योंकि यू आर वेल रिस्पेक्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ सोसाइटी, सब लोग आपको जानते हैं, एवरी पॉलिटिशियन नो यू वेरी वेरी वेल। तो ये सर ये आपके ऊपर भी हम ये चाहते हैं कि थोड़ा इस पे भी इनिशिएटिव थोड़ा लीजिए सर। और जो अभी ऑयल सेक्टर्स का जो पीएसयू का जो प्राइवेटाइजेशन का बात चल रहा है, ये बड़ा ज्वलंत इश्यू है और ये सबको अफेक्ट करेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा सा लीड लेके सर कुछ कर सकते हैं सोसाइटी का मार्गदर्शन, तो वो देखिए सर। अभी मैं हमारे कारगावकर जी हमारे सेक्रेटरी जी को निवेदन करना चाहूंगा कि वो विल प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। धन्यवाद सोम कुंवर जी, बहुत ही शानदार, मोटिवेटिंग और इसको बोलेंगे कि पीपल आर ड्रिवन, पीपल लिटरली मूव्ड। आपने एक बड़ी सरलता से सबके दिलों को छू लिया। आपने शुरुआती में पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की, अपने आप में कॉम्पिटेंट बनो, अपने आप को इतना बुलंद करो, आपने पर्सनालिटी के ऊपर कि अपना शाइनेस दूर करो और हमेशा देखो कि आपके कंट्रोलिंग, रिव्यूइंग या ऊपर की 2 लेयर तक आप अपनी पहचान बना के रखो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में SC/ST के एम्प्लॉय काम में पीछे नहीं है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो बहुत ही सरलता से आपने वो मर्म को छुआ है, जहाँ हमारे लिए बड़ी सुखद बात है कि आप हमारे जैसे हैं और हमें ऐसे लगा कि हम भी कर सकते हैं। और आपने देखा कि मोटिवेशन कितना अच्छा मिला है। सोनकुसरे जी ने, सोनारी जी ने एक्सप्रेस भी किया और सोनारी जी ने जैसे कि कहा, बहुत अच्छा रखा कि आप काफ़ी करीबी है सोशियो पॉलिटिकल लीडर के, तो आप ये बात छेड़ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया। और सर आपने जहाँ पर्सनल प्रोफेशनल टॉपिक छेड़ा, वहाँ सोशल और पॉलिटिकल और रिलीजियस भी टॉपिक छेड़ा। बुद्धा की टीचिंग की प्रिंसिपल्स आपने बताए। आपने अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखो, संवेदनशील रहो, और सबसे बड़ी बात आपने बोली कि हम अपने आप से नहीं है, हम दूसरों का सुखी है उसलिए दुखी है। आज हमारी बीमारी वही है कि सामने वाला क्यों सुखी है। तो अंतर्मुख होने की जरूरत है हम सबको। आपका मोटिवेशन बहुत ही शानदार रहा। और ये जो टाइटल है इस टॉपिक का, वे बैक टू सोसाइटी, अ वे ऑफ लाइफ, आपने इसको जिया है। हम मराठी में बोलते जैसा बोले वैसा चाले, यानी कि जो बोलता है वैसे वो करता है। आप अपने आप में एक उदाहरण है। हमें बड़ी खुशी हुई आपको सुन के और हमें आपके साथ जुड़ने में बहुत गर्व महसूस होगा। हम हमेशा आपके टच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं सेक्रेटरी होने के नाते। और अभी आज के इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हमारे बुजुर्ग भी है, सुपर एनिटेड और दूसरे गेस्ट भी है, दूसरे प्रोजेक्ट के भी है, वो सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ वोट ऑफ थैंक्स समाप्त करता हूँ। जय भीम। एक बार बिफोर वी डिपार्ट, एक बार साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, वेरी मोटिवेटिंग, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया किया आपने, बहुत अच्छा किया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स टू ऑर्गेनाइजिंग टीम। इसी तरह के प्रोजेक्ट आगे भी चलाए। यस यस, धन्यवाद। इट इज इन पाइपलाइन कटारे जी। थैंक यू, आई विल बी द पार्ट। थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, बाय बाय, बाय जय भीम।